अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 8 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जबकि मजीद आमद के कोई आसार नहीं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF 3 अरब डॉलर 3 एक साथ में अदा करेगा। वो माली साल 2024 में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 20% की कमी देखना चाहता है। इधर तो 2 महीने से भी पहले रुपए की कदर 10.5% या 29 रुपए फी डॉलर घट चुकी है। डॉलर 306 रुपए तक इंटरबैंक में और 326 में ओपन मार्केट में बिक रहा है। अगस्त में महंगाई 26 से 28% बताई गई है, जो कि मेरे मुताबिक गलत है, जो कि आगे बढ़ेगी, कम होती तो नजर नहीं आती। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। मार्केट में यह खदशा है कि महंगाई बढ़ने से स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा कर सकता है, जो पहले ही 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा मनफी रुझान है। शरह सूद में मजीद इजाफा तिजारत, इंडस्ट्री और मजमूई माशी ग्रोथ के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, जिसकी माली साल 2024 में 2.5% से बढ़ने का तखमीना लगाया गया। IMF और GDP क्या हालात बेहतर हो सकते हैं या होंगे? IMF के अगले 3 सालों में हकीकी GDP में मुस्तकम होने की पेशन गोई है, यानी माली साल 27 तक GDP में तकरीबन 5% तक ले जाना होगी। लेकिन क्या यह मुमकिन है? और अगर किसी तरह ग्रोथ को 5% तक भी ले गए तो क्या हमें बूम बस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा? हमारी तो पूरी माशी तारीख है कि जब हमारा GDP 4% से बढ़ता है तो हमें करंट अकाउंट के मसाइल पैदा हो जाते हैं। यानी GDP बढ़ा नहीं तो करंट अकाउंट खसारा शुरू, और फिर इसके नतीजे में एक तरफ शरह सूद में इजाफा किया जाता है, दूसरी तरफ रुपए की कदर में कमी करके सूरत हाल को संभाला जाता है, क्योंकि 5 से 6% की शरह नमू भी अपने साथ माशी बहरान लाती है, जिसका सबूत माली साल 18 में GDP की शरह नमू 5.8% और माली साल 22 में 6% है। तो सिर्फ शरह नमू बढ़ने से भी मसले का हल नहीं निकलता। अब आते हैं इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ। सन 2024 के लिए CPI इंडेक्स का हुकूमत ने तखमीना 21% लगाया है, जबकि IMF ने फोरकास्ट किया है कि माली साल 2024 के लिए पाकिस्तान का औसत CPI इंडेक्स 25.9% तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से रुपए की बार बार गिरावट है। और IMF के मुताबिक महंगाई का रुझान 2027 तक कम होगा। तो 2023 से पहले की तमाम तसल्लियां सिर्फ लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं है, यानी होना ही सब कुछ 2027 तक है और उनका प्लान ही 2027 तक है। और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी IMF के अंदाजे मायूस कुन है। हकीकत यह है कि आपकी डायरेक्शन ही गलत है, डायरेक्शन ही गलत है। सूरत हाल यह है कि आपकी मईशत इंपोर्ट ड्रिवन कंजम्पशन मॉडल पर चल रही है। आपकी मईशत इंपोर्ट ड्रिवन कंजम्पशन मॉडल पर चल रही है। दुनिया भर में कामयाब तरीन माशी ग्रोथ मॉडल या तो एक्सपोर्ट ड्रिवन है या फिर इन्वेस्टमेंट और सर्विस एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है। ड्रिवन मॉडल में चीन बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने अपनी ग्रोथ बढ़ाई और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने के रास्ते पर है। और इन्वेस्टमेंट और सर्विस एक्सपोर्ट मॉडल की बेहतरीन मिसाल है आपका हमसाया इंडिया, जिसने अपनी सर्विसेज और बैरूनी इन्वेस्टमेंट से मईशत को तरक्की दी। यानी आप इंडिया की मिसाल को अपने सामने हमेशा रखें कि उन्होंने अपनी सर्विसेज इतनी ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उनकी IT सर्विसेज हैं। वहां तक ले गए कि उनकी टोटल IT सर्विसेज इतनी ज्यादा है कि जितनी दुबई की तेल की सर्विसेज इतनी नहीं होंगी। तो यानी अंदाजा करने वो तेल बेच के इतना पैसा नहीं कमा रहे जितने वो IT बेच के कर रहे हैं। तो अंदाजा करें कि आपकी ये स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी बैरूनी इन्वेस्टमेंट से मईशत को तरक्की दी, यानी FDI को वो लेकर आए अपने मुल्क के अंदर। ऐसे मॉडल से एक्सटर्नल अकाउंट सरप्लस रहते हैं और मईशतें हकीकी मानों में तरक्की करती हैं। हमारी सूरत हाल उल्टी है, हम इंपोर्ट ड्रिवन कंजम्पशन मॉडल पर चल रहे हैं, तो इसका सारा असर हमारे एक्सटर्नल रिजर्व्स पर पड़ रहा है। यही वजह है कि हमारे रोज कभी IMF, कभी चीन, कभी सऊदी अरब, कभी UAE के आगे हाथ फैलाते रहते नजर आते हैं और आए रोज मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा होता है। तो क्या मसला सिर्फ इंपोर्ट से है? सन 2021 में पाकिस्तान अपनी GDP के लिहाज से आलमी सतह पर 42वें और इंपोर्ट के लिहाज से 49वें नंबर पर था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का हुजम इसकी मईशत की हुजम के मुताबिक है।
مسئلہ بھاری ایکسپورٹس میں ہے. ہماری ایکسپورٹس کا حجم دنیا میں صرف 80ویں نمبر پر ہے. سال 2021 میں پاکستان کی گڈز اور سروسز کی ایکسپورٹس جی ڈی پی کی صرف 10.2% تھی. اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی 14.8% اور ہندوستان کی 20% اور تھائی لینڈ کی 57.7% اور ویتنام کی 92.7%. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ خطے میں ایکسپورٹس کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم بھی کبھی ایکسپورٹ اکانومی بن سکیں گے؟ اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اس پر ہم آئندہ کسی ویلاگ میں ضرور بات